स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में क्लास 10 का हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का जो काव्य खंड है चैप्टर 4 आत्मकथ्य, इसका कवि है जयशंकर प्रसाद। इसका जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है उसको आज हम आपको देंगे, उसको समझाते हुए आंसर हम बताएंगे, जो कि आप सभी बच्चों के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, अगर आप चाहें तो इसको आप कॉपी में नोट कर सकते हो। तो चलिए बच्चों, हम आपको सिखाते हैं। पहला क्वेश्चन है, आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय नहीं, कवि ने ऐसा क्यों कहा? आंसर देखिए, अभी समय नहीं है, कवि ने ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि कवि को ऐसा लगता है कि उसने अपने जीवन में अब तक कोई ऐसी उपलब्धि हासिल नहीं की है जो दूसरों को बताने योग्य हो तथा उसकी दुख और पीड़ा शांत है, अर्थात वो काफ़ी सीमा तक उन्हें भूल चुके हैं और इस समय उन्हें याद करके दुखी नहीं होना चाहते। यानी बच्चों, कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि अब समय नहीं है कि मैं अपने आत्मकथा को कहूँ, क्योंकि मेरे जीवन में ऐसा कोई घटना हुआ ही नहीं, मुझे ऐसा कोई उपलब्धि हासिल हुआ ही नहीं कि मैं इसको बताऊं। अगर मैं इसको बताता हूँ तो जो बीत चुका, जो दुख जो अभी शांत हुआ है, उसको मैं फिर से क्या करूँगा, उसको मैं भूल चुका हूँ, और अगर मैं कहने बैठूँगा तो फिर से मुझे वो याद आ जाएगी, जो मैं चाहता ही नहीं हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं? यानी प्रसाद जी के मित्र ने उनसे आत्मकथा लिखने का बहुत आग्रह किया था, लेकिन प्रसाद जी ने इसमें सहमत नहीं थे। वे अपनी आत्मकथा लिखने से बचना चाहते थे। तो यहाँ पर आपको बताना है कि क्यों वो आत्मकथा लिखने से बचना चाहते थे। उत्तर देखिए, कवि आत्मकथा इसलिए नहीं लिखना चाहते हैं क्योंकि उनका संपूर्ण जीवन दुखदायी घटनाओं से भरा हुआ है। उन्होंने अपनी सरलता के कारण कई बार धोखा भी खाया है। यानी वो कवि जो है वे बहुत ही सरल सीधे साधे थे, जिसके कारण उनको जीवन में बहुत बार धोखा भी मिल चुका है और उनके जीवन में ज़्यादा समय, ज़्यादा पल उनका साथ दुख हुआ, इसलिए उनको कभी भी ज़्यादा सुख मिला ही नहीं। तो वो मजाक का कारण नहीं बनना चाहते, और ये सब कहकर वो खुद को एक मजाक का चीज़ नहीं बना सकते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी आत्मकथा में कुछ रोचक और प्रेरक चीज़ नहीं है। उनको लगता है कि उनके आत्मकथा में कुछ भी ऐसा इंटरेस्टिंग बात है ही नहीं, दूसरों को प्रेरणा लेने वाले कोई भी बात नहीं है जो वो दूसरों को बताए। इसलिए कवि आत्मकथा लिखने से बचना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3rd नंबर में, कवि ने अपनी आत्मकथा के लिए भोला विशेषण का प्रयोग क्यों किया? उत्तर देखिए, कवि ने अपनी आत्मकथा में भोला विशेषण का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि उनकी आत्मकथा एक सरल साधारण है। इसे पढ़कर किसी को कोई प्रेरणा नहीं मिलेगी। उनके छोटे से जीवन की कथा सामान्य है, इसमें कुछ ऐसी विशिष्टता नहीं है जो किसी का मार्गदर्शन करे। इसलिए कवि कह रहे हैं कि उनके जीवन में ऐसा कोई भी घटना नहीं हुआ है जो वो लिखने पर किसी को उनसे प्रेरणा मिलेगी।
यानी उनके छोटे से जीवन में, साधारण सा जीवन में कुछ ऐसी विशिष्टता नहीं है जो किसी को भी मार्गदर्शन करे, इसलिए वो अपना आत्मकथा लिखना नहीं चाहते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है? उत्तर देखिए, स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का ये आशय है कि कवि ने अपने प्रियतम के साथ जो सुखद समय बिताया था, उन्हीं के यादों के सहारे अब वो पूरी ज़िंदगी बिता देना चाहते हैं। उसी स्मृति के साथ जो थोड़ा सा पल जो अपने प्रियसी यानी प्रियतम के साथ जो थोड़ा सा सुखद समय वो बिताए थे, उन्हीं के सहारे वो सारा पूरे ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? उत्तर देखिए, अपनी प्रेयसी के साथ बिताए हुए सुख के पलों को कभी किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहते हैं। चांदनी रात में बिताए गए वो पल एक उज्ज्वल गाथा की तरह है। इन यादों को वो औरों को बताकर अपना मजाक नहीं उड़ाना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर में, आत्मकथा कविता की काव्य भाषा की विशेषताएं उदाहरण सहित लिखिए। आत्मकथा या तो फिर आत्मकथा कविता की काव्य भाषा की विशेषताएं निम्नलिखित है। फर्स्ट नंबर पॉइंट है, इस कविता की भाषा खड़ी बोली में है। सेकेंड पॉइंट देखिए, इसमें तत्सम शब्दों का भरपूर प्रयोग है, जैसे मधु, मलिन, उपहास, दुर्बलता, उज्ज्वल, स्मृति आदि। यानी यहाँ पर तत्सम शब्द, यानी जो तत्सम शब्द मतलब क्या, जो संस्कृत का शब्द जो हमका तो हिंदी में आ गया है, उसी को हम तत्सम शब्द कहते हैं। तो इसमें तत्सम शब्द का भरपूर प्रयोग किया गया है। थर्ड नंबर पॉइंट देखिए, मानवीकरण शैली का प्रयोग किया गया है। और फोर्थ नंबर में, अलंकारों के प्रयोग से काव्य सौंदर्य बढ़ गया है, कविता का सौंदर्य और ज़्यादा बढ़ गया है। उदाहरण दिया गया है रूपक अलंकार का, या गागर रीति यानी जीवन रूपी गागर, मधुप मन रूपी भौरा। और यहाँ पर अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार में क्या होता है, तुलना किया जाता है, और अनुप्रास अलंकार यानी वर्ण का बार बार आवृत्ति। यहाँ पर देखिए, पथि की पंथा, प और प वर्ण का आवृत्ति हुआ है, इसलिए ये अनुप्रास अलंकार है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था, उसे कविता में किस रूप में अभिव्यक्त किया है? उत्तर देखिए, कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था, उसे वो अपनी प्रेयसी नायिका के माध्यम से व्यक्त किया गया है। यानी कवि जो सुख का सपना देखे थे, वो किसके साथ देखे थे? अपनी प्रियतमा, अपनी प्रेयसी के साथ। ठीक है, प्रेयसी नायिका के माध्यम से वो व्यक्त किया है। कवि कहता है कि नायिका स्वप्न में उसके पास आते आते मुस्कुराकर चली गई, थोड़ी देर के लिए आई और फिर मुस्कुराते हुए चली गई। कवि कहना चाहता है कि जो सपने उसने और उसकी प्रेमिका ने मिलकर देखे थे, वो तो उसे कभी प्राप्ति ही नहीं हुआ, कभी भी उनको प्राप्त नहीं हुआ। नेक्स्ट देखिए, भाव स्पष्ट करें का नंबर, मिला कहाँ वो सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। और खा नंबर दिया हुआ है क्वेश्चन, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुराग्नि उषा लेती थी निज सुह,
सुहाग मधु माया में। तो पहले हम क नंबर का आंसर देखेंगे, फिर ख नंबर का। ठीक है। मिला कहाँ वो सुख जिसका, मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर भाग गया। पहले इसका आंसर देख लेते क नंबर का। ठीक है। क नंबर आंसर देखिए। कवि कहना चाहता है कि जिस प्रेम के वो सपने देख रहे थे वो उन्हें कभी प्राप्त नहीं हुआ। सुख उनके बेहद करीब आकर दूर चला गया। कवि ने जो सुख का सपना देखे थे अपने प्रेयसी के साथ, वो थोड़ा देर के लिए आया और फिर तुरंत उनके पास से चला गया। अब ये ख नंबर का उत्तर देखिए। ठीक है। इन पंक्तियों में कवि ने अपनी प्रेयसी की सुंदरता का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि उनकी प्रेयसी के गालों की लालिमा इतनी अधिक है कि उषा की लालिमा भी उसके सामने फीकी पड़ जाती है। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सकें। और बच्चों, अगर आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।